नमस्कार, अपना हिमाचल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। अपना हिमाचल में तमाम खबरों की बात होगी, लेकिन इससे पहले कि आपको एक बड़ी जानकारी दे दें, ये कांगड़ा से आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं। कांगड़ा दौरे पर है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। सीएम सुक्खू परागपुर पहुंचे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यहां पर मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया है। सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शामिल हुए हैं। सीएम लिंक रोड का यहां पर उद्घाटन करते नजर आएंगे। करीब 12 करोड़ की योजनाओं का यहां पर लोकार्पण और उद्घाटन करते नजर आएंगे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। वह आपको करना पड़ेगा। उस समय तो मैं मुख्यमंत्री नहीं बना था, लेकिन मनकोड़िया जी जानते थे कि आने वाले समय में कोई ना कोई जिम्मेवारी मुझे मिलेगी और मैं मुख्यमंत्री के तौर पर आज आपसे मिलने आया हूं। जब ये लिस्ट पढ़ रहे थे और अपने आप ही कह रहे थे कि मैं जानता हूं कि आर्थिक बहाली की स्थिति है, पर जब लिस्ट पढ़ते पढ़ते पूरे कांगड़ा का बजट ही इस लिस्ट में उन्होंने बता दिया। उम्मीद और आशाएं होती है, उम्मीद और आशाओं के सहारे हर एक जो क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, उसका दायित्व होता है कि जनता की समस्याओं को वो अपने प्रदेश के मुखिया के सामने उठाए। मुखिया से बढ़कर मैं इस क्षेत्र का दामाद भी हूं, उसमें कोई दो राय नहीं है। और मैंने उस समय भी कहा था कि विकास एक निरंतर प्रक्रिया है, लेकिन विकास को गति कैसे देनी है, इस दिशा में हमें कार्य करना है। 1 वर्ष पहले जब कांग्रेस की सरकार बनी और मुझे मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला, मुख्यमंत्री बनने के बाद मेरे मन में एक विचार आया कि किस प्रकार हिमाचल में जो किसान है, जो गांव में रहने वाला व्यक्ति है, उस तक सरकार की आवाज पहुंचे। प्रयास किया और पैसे का भी ज्यादा खर्चा ना हो। इस सिलसिले में मैं आज सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम के तहत आपके बीच में आया हूं। ये कार्यक्रम पूरे हिमाचल प्रदेश में चलाया जा रहा है। पूरे हमारे मंत्रिमंडल के सदस्य प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में जा रहे हैं और लोगों से उनकी समस्याओं की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, उनकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं और आगे बढ़कर किस प्रकार से हम अपनी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करें, उस दृष्टिकोण से हमारी सरकार काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की 5 वर्ष पहले जो सरकार थी, मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। ऐसी अव्यवस्था का आलम है कि उसे ठीक करने के लिए हमें दिन रात मेहनत करनी पड़ रही है। रूटीन की गवर्नमेंटें चलती थी। अगर शिक्षा संस्थान है तो उसमें क्या परिवर्तन करना, उस सोच से कार्य नहीं करते थे। जो आज चल रहा है वैसे ही चल रहा था। और आप देखिए कि आज शिक्षा के क्षेत्र में हमारा ऐसा बुरा हाल हुआ है कि आज 5वीं का बच्चा भी दूसरी क्लास की किताब को नहीं पढ़ सकता है। अब जब 5वीं का बच्चा दूसरी क्लास की किताब को नहीं पढ़ सकेगा, गांव में गरीब माँ बाप अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ने के लिए इसलिए भेजते हैं कि वो पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बने, पढ़ लिख कर अपने जीवन यापन करे और रोजगार के अवसर उससे मिलने चाहिए। मैं भी कुछ स्कूल के बच्चों से इंटरेक्शन करता रहता हूं। जब मैंने देखा कि शिक्षा के स्तर में निरंतर गिरावट आ रही है, तो उसमें व्यापक परिवर्तन करने की जरूरत है। हमने शिक्षा क्षेत्र में व्यवस्था परिवर्तन के लिए कुछ कड़े कदम उठाए और आज मुझे खुशी है कि आने वाले सेशन में जो 2 महीने बाद आपके यहां शुरू होने जा रहा है, वहां हम पहली कक्षा से ही बच्चों को इंग्लिश मीडियम के माध्यम से पढ़ाया जाएगा और एक ही कैंपस में प्राइमरी स्कूल भी है
एक ही कैंपस में मिडिल स्कूल भी है, एक ही कैंपस में सीनियर सेकेंडरी स्कूल भी है, लेकिन उनका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल कहीं और है। हमने कहा कि एक ही कैंपस में जो प्रिंसिपल होगा वो जो भी उस स्कूल की सामग्री होगी वो छोटे बच्चों से लेकर बड़े बच्चों तक सब इस्तेमाल की जाएगी। अपनी मांगों को लेकर सीएम आवास पहुंचे जेओएआईटी अभ्यर्थियों ने हिमाचल प्रदेश कैबिनेट के 3 बड़े मंत्रियों पर बड़ा गंभीर आरोप लगाया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि बीते गुरुवार को घंटों इंतजार के बाद मुख्यमंत्री ने उन्हें आवास पर मिलने नहीं बुलाया। वहीं जेओआईटी अभ्यर्थी ने प्रदेश कैबिनेट के मंत्री पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री ने उन्हें बताया है कि कैबिनेट में कुछ मंत्री उनकी फाइल में अड़ंगा लगाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, उनकी मुलाकात होगी और हम कोशिश कर रहे हैं कि उनका परिणाम निकले। कानूनी पहलुओं पर पूरी तरह गौर करने के बाद ही आगे बढ़ा जाएगा। धन्यवाद। हम सुबह 10 बजे सेक्रेटरीट में बैठे थे, बाहर बैठे थे और उसके बाद हम अंदर हॉल में चले गए थे सेक्रेटरीट के। और उसके बाद जो है हमें बोला जा रहा था कि सीएम साहब थोड़ी देर में आने वाले हैं, लेकिन सीएम साहब जो है रात के 10 बजे तक नहीं आए। और बाद में हमें बोला गया कि 10-12 बंदे जो है एक ओवर जो है मिलने आ गए। उसके बाद 10-12 बंदे जो यहाँ मिलने आते हैं उनसे और उन्हें आश्वासन मिलता है, बताया जाता है कि हमारे कुछ मंत्री जो है आपके रिजल्ट में अड़ंगा डाल रहे हैं। हिमाचल प्रदेश से अयोध्या के लिए चारटीसी बस सेवा शुरू करने जा रहा है। दरअसल शिमला में बीओडी की मीटिंग में प्रथम चरण में 6 बसें चलाने की मंजूरी प्रदान की गई है। इसकी जानकारी देते हुए डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि दर्शन सेवा के तहत अयोध्या को बस सेवा शुरू की जाएगी। इसके लिए उत्तर प्रदेश की सरकार से भी बातचीत की जा रही है। वहीं चारटीसी को इस वर्ष से कैशलेस भी किया जाएगा। आज हमारी हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की इम्पोर्टेंट मीटिंग हुई है जो अभी समाप्त हुई और इसमें जो अहम फैसले लिए गए हैं उसके बारे में हम आपको सूचित करने जा रहे हैं। एक तो जो दर्शन सेवा शुरू कर रहे हैं, प्रथम दर्शन सेवा हिमाचल दर्शन सेवा, जो कि ये डॉक्यूमेंट तैयार किया है हमने और हमने 175 जो रूट्स हैं जिनमें हमारी बसें जाएंगी या जाती हैं उनको दर्शन सेवा के नाम से अब हम चलाएंगे। और ये पूरा डॉक्यूमेंट जो है इससे हमने तैयार किया है। बीते दिन हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के दिग्गज नेता और विधायक राजेंद्र राणा के बेटे अभिषेक राणा ने एचपीसी सोशल मीडिया चेयरमैन के पद से इस्तीफा दे दिया है। अब इसको लेकर प्रदेश में सियासी चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है, लेकिन अब उनके सुपुत्र का पार्टी पद से इस्तीफा परिवार को नाराजगी को खुलकर सामने आने के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि अभिषेक राणा ने अपने इस्तीफे में अपने एनजीओ के लिए ज्यादा वक्त देने की बात का यहां पर जिक्र किया है। तो हमारे साथ राजीव किमटा कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव किमटा जी, आपका बहुत स्वागत है जनता टीवी में। जी धन्यवाद मैडम। राजीव किमटा जी, ऐसी क्या आफत आ गई कि अभिषेक राणा को इस्तीफा देना पड़ा, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? नहीं देखिए, जब अभी ये उनका निजीगत फैसला हो सकता है पार्टी से के उस पर इस्तीफा देने के लिए, लेकिन जब तक वो काम किया उन्होंने तो खुद ही जो पार्टी की जो था एक सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है उसे काफी ऊंचाइयों तक पहुंचाया उन्होंने और बहुत एक अच्छे कार्यकर्ता की तरह, एक अच्छा चेयरमैन की तरह उन्होंने जो है सोशल मीडिया हिमाचल प्रदेश में चला। जब कांग्रेस को बहुत जरूरत थी, जब खासतौर पर बीजेपी की सरकार थी, तो उस वक्त अभिषेक राणा ने जो है कमान संभाली है। और अब आज उन्होंने अगर इस्तीफा दिया तो शायद उनका नीतिगत फैसला होगा और वो पर्सनल फैसला उस पर तो आप नहीं बोल सकते कि उन्होंने क्यों इस्तीफा दिया, लेकिन अल्टीमेटली अगर पार्टी से जोड़ा जाए तो अभी तक जो उनकी सेवाएं हैं बहुत ही काबिल तारीफ है और अच्छा उन्होंने जो है पार्टी को जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अच्छा काम किया है। करण नंदा जी, मीडिया प्रभारी हमारे साथ बीजेपी के जुड़ चुके हैं। करण नंदा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। और आपके पास आते हुए सर, करण नंदा जी, अभिषेक राणा के इस फैसले को आप किस तरह से देख रहे हैं?
से ये पहली बारी नहीं है कि उन्होंने रिजाइन किया है। अभिषेक राणा जी पहले भी रिजाइन दे चुके हैं और ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के बतेरे नेता है, इन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो ऐसे तंज कसे हैं और इनके जो फैसले हैं उसका खंडन भी किया। तो अगर आप रिजाइन की बात करें जी, तो हम लंबे समय से ये कहते आ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है और कांग्रेस और सरकार के बीच में जो उनके संगठन और सरकार है उसके बीच में तालमेल नहीं है। इससे पहले भी आप देखेंगे इनकी प्रदेश अध्यक्ष है प्रतिभा सिंह जी, उन्होंने दिल्ली में गुहार लगाई थी और मुख्यमंत्री के खिलाफ जो है वहां पे इन्होंने एक शिकायत दर्ज की थी कि वो सुनते नहीं है। जी, संगठन के लोगों का जो है वहां पे एडजस्टमेंट नहीं हो रहा है सरकार में। उसके बाद आप देखेंगे कुलदीप राठौर की है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है, पर वो बोल रहे हैं कि हमारी सुनवाई नहीं है, प्रदेश की सरकार में हमारी सुनवाई नहीं है। और अब जो है वो राणा जी ने जो है रिजाइन दिया है। ठीक है। इनके पिताजी है अपने राजेंद्र राणा जी है, उन्होंने भी पहले ऐसी टिप्पणी की थी कि वो महाभारत और रामायण युग के साथ उन्होंने कोरिलेशन में दिखाया था कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। हम लगातार ये कहते आ रहे हैं और आज इसके ऊपर मोहर लगी है एक और बार कि कांग्रेस में अंतरकला हावी है और कांग्रेस जो है वो बैकफुट पे लगातार जाती दिखाई दे रही है। ठीक है। राजीव खिमटा जी, आपके पास आते हुए करनंदा जी का ये कहना है कि यहाँ पर जो अंतर कला है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? नहीं, बिल्कुल कोई अंतर कला नहीं है। भाजपा का काम है कि किसी भी तरह का जो मुद्दा है वो कांग्रेस के अंदर के जो पार्टी का मसला वो पार्टी के अंदर ही सॉल्व किया जा सकता है। मुझे लगता है कि शायद करनंदा जी अपने भाजपा का के बारे में चिंतित रहे, कांग्रेस पार्टी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जहां तक रहा हमारा अपना सवाल, तो उसमें मुझे एक निजी फैसला हो सकता है कि अगर उन्होंने रिजाइन किया, और रिजाइन अगर पहले करना होता तो करते हुए अल्टीमेटली कहीं ना कहीं अपना निजीगत फैसला है कि उन्होंने वहां से रिजाइन किया है और पार्टी से रिजाइन नहीं किया, उन्होंने पोस्ट से रिजाइन किया। सब बड़ी साफ सी बात है क्योंकि अल्टीमेटली एक टाइम पीरियड भी हो गया। उन्हें लगता है कि शायद मुझे जो उनकी एक एनजीओ चला रहे हैं उसको लेकर समय देना पड़ेगा, तो दे रहे होंगे। लेकिन अल्टीमेटली जिस तरह का उन्होंने काम किया वो बहुत ही काबिल तारीफ है और जब पार्टी को जरूरत थी तो अच्छा काम किया। और रही बात अंतरकला की इस तरह की कुछ नहीं है। 2 दिन पहले ही हमारी प्रदेश की जो मीटिंग थी जिसमें ब्लॉक अध्यक्ष थे और पूर्व विधायक थे, बाकी विधायक थे, मंत्री थे, सभी लोग जो वहाँ पे उपस्थित थे, उसमें जो 2-3 लोग नहीं आए उसमें बाकायदा उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री को जो फोन करके सूचित भी किया, जिसमें राजेंद्र राणा जी भी थे जिन्होंने सूचित किया, क्योंकि पिछले कल ही माननीय मुख्यमंत्री का हमीरपुर दौरा था, तो उन्होंने कहा। तो अल्टीमेटली ऐसा कुछ नहीं है। बाकी तो ऐसा है कि सभी का। राजीव खिमटा जी, क्या आप मानते हैं कि आपके पार्टी में सब कुछ अच्छा चल रहा है? क्योंकि आए दिन प्रतिभा सिंह का बयान निकल करके सामने आता है और अभिषेक राणा का, और जिस तरह से यहाँ पर इस्तीफा आप देख रहे हैं, क्या लग रहा है आपको कि आपके पार्टी में सब कुछ बेहतर है? नहीं, बिल्कुल देखिए ऐसा है कि लोकतंत्र वाली पार्टी है, कोई इस तरह की पार्टी तो है नहीं कि जहां पर जो है डिक्टेटरशिप चलाया जाए। जो कांग्रेस पार्टी है वो लोकतंत्र की पार्टी है और उसमें सभी का अधिकार है, सभी को अपने जो लगता है बोल सकते हैं। भाजपा की तरफ तो नहीं कि वो नहीं बोल पाते, अंदर ही अंदर घुसते रहते हैं। लेकिन कांग्रेस में जो एक अच्छी बात वो है कि लोकतांत्रिक पार्टी है और जिसको कुछ लगता है तो सामने बोला जाता है। भाजपा के तो अगर आप बोलना भी चाहेंगे तो नहीं बोल सकते आप, बेटे 2 ही आदमी बोल सकते हैं, इनके अमित शाह जी या नरेंद्र मोदी जी, बाकी को उनको बोलने की मुझे लगता है इजाजत भी नहीं है। ठीक है, समझ सकते हैं कि ठीक है। करनंदा जी, आपके पास आते हुए अभिषेक राणा का जो इस्तीफा आया है उसको लेकर राजीव खिमटा जी का ये कहना है कि उनका व्यक्तिगत फैसला है। फैसले तो व्यक्तिगत ही होते हैं, चाहे वो प्रेशर में लिए जाते हैं या किसी के दबाव के अंदर लिए जाते हैं। जी, अंतरकला भी इसी को कहते हैं। फैसला जो है वो पार्टी के कार्यकर्ता यही सोचते कि व्यक्तिगत है और उसके पीछे क्या ताना बाना बुना है वो तो वक्त के गर्भ में ही है। और इतना मैं ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस की जो मीटिंग हुई थी इसके अंदर भी जो है वो रार की सिसकियां जो है वो भरे हिमाचल प्रदेश में सुनाई दी थी। अभी लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा चुनाव में स्पष्ट हो जाएगा कि किस प्रकार से जो है वो कांग्रेस के कैंडिडेट जो है वो अपनी ही रार के कारण जो है वो फिसलते हुए दिखाई देंगे। और अभी हर पार्लियामेंट में जो है वो कांग्रेस के कैंडिडेट जो है वो लगातार अपनी दावेदारियां भी पेश कर रहे हैं और उसके अंदर भी जो है वो लड़ाई जो है वो दिख रही है। हो सकता है कि राणा जी जो है वो खुद एक एमपी के दावेदार हो सकते हैं, तो उसके लिए भी जो है उन्होंने एक रिजाइन जो है पार्टी के समक्ष रखा होगा जी। और फैसला यही है कि वो व्यक्तिगत है, नीतिगत है या रणनीतिगत है, वो तो वक्त ही दिखाएगा। राजीव खिमटा जी, आपके पास आते हुए सामने आपके 2024 का लोकसभा चुनाव
और आपके नेता को इस तरह से बयान आना और इस तरह के इस्तीफा, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? बिल्कुल नहीं, देखिए अब 2024 के लिए कांग्रेस प्रदेश सरकार जो है वो बिल्कुल 2 दिन पहले इसको लेकर मीटिंग थी और उसके लिए सारे जो कार्यकर्ता है, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष है, वो बिल्कुल तैयार है आने वाले समय के लिए जो 2024 में चुनाव आने हैं। और वो हर चीजों से नीति भी बनाई जाएगी और उसमें फैसले भी ले जाएंगे अल्टीमेटली कि हमने किस तरह से अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत करना है, लोगों को यहाँ पर जो सुविधा देनी है। तो उसके लिए 2024 में बिल्कुल तैयार। आप समझ सकते हैं कि कांगड़ा से इनके विधायक, इनके जो MP है वो पिछले 4 साल से उनको निर्धारित पाए गए हैं। शिमला के इनके MP पिछले कई सालों से इनके वहाँ जो MP है उनको कहीं पता नहीं है सिरमौर सिंह कहाँ है। तो अल्टीमेटली लोगों को सब जानते हैं, सब जनता को मालूम है कि कौन MP कितना काम कर रहा है। तो अभी आने वाले समय में 2024 में होगा और उसको लेकर आप समझ सकते हैं कि पार्टी के अंदर इतने लोग हैं जो दावेदारी कर रहे हैं और दावेदारी करना एक किसी भी व्यक्ति का जो पार्टी से कार्य करता है उसका अधिकार है। अल्टीमेटली जो फैसला लेना वो CWC ने लेना है, उनका अल्टीमेटली फाइनल वहां से मोहर लगनी है। लेकिन एटलीस्ट एज ए पार्टी कार्यकर्ता जो है वो सभी का अधिकार है। और आप अगर आप समझ सकते हैं कि विधानसभा जो हमारे चुनाव भी आए थे तो उस वक्त भी जो है पार्टी के बहुत सारे लोगों ने दावेदारी की थी। तो यही चीज है कि दावेदारी करें तो अल्टीमेटली अगर पार्टी का लोग हैं तभी दावेदारी करेंगे और उसमें जो मजबूती से 2024 का जो चुनाव माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। ठीक है करण जी, समय की बेहद कमी है, आपका एक छोटा सा प्रतिक्रिया। राजीव किमटा जी का ये कहना है कि लोकसभा का चुनाव आ रहा है, इसको लेकर किसी तरह की कोई क्षति नहीं है, मजबूती से यहाँ पर चुनाव लड़ेंगे वो, क्या कहेंगे आप? मैं क्लोजिंग स्टेटमेंट ये देना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की धरातल पे बहुत तैयारी है और जितने भी 4 कैंडिडेट हैं, हमारे 4 कैंडिडेट कमल के फूल है और इस बारी हमारा टारगेट जो है वो पिछली बारी से ज्यादा वोट खींचने का है और चारों सीटों पे हम भव्य जीत हासिल करते हुए देश में एक और बार जो है वो देश के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी का चयन करेंगे, जिसके लिए हमारी रणनीति तय है और धरातल पर उतरती दिखाई दे रही है। बहुत शुक्रिया करण जी। सर राजीव खिमटा जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जनता टीवी पर जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। राम मंदिर को लेकर बीजेपी लगातार कांग्रेस को घेरने का प्रयास कर रही है। इसी को लेकर पूर्व स्वास्थ्य मंत्री राजू सैजल ने भी लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह पर तंज कसते हुए कहा कि विक्रमादित्य सिंह लगातार राम मंदिर को लेकर अपने निर्णय बदलते जा रहे हैं, जो बेहद निंदनीय है। साथ ही उन्होंने कहा है कि विक्रमादित्य सिंह के व्यवहारों से ऐसा लगता है कि वो अपने उच्च नेताओं के दबाव में। विक्रमादित्य सिंह जी ने पहले विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों का धन्यवाद किया था, जिन्होंने उनको निमंत्रित किया था श्री राम अयोध्या मंदिर दर्शन के लिए। और उन्होंने कहा था कि मैं जा रहा हूं, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि वो अपने बयान से पलट गए हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि वो अपनी विश्वसनीयता जो है खो रहे हैं। उन्हें अपने पिताजी से मैं समझता हूं कुछ सीख लेनी चाहिए। राजा वीरभद्र सिंह जो कह देते थे वो पत्थर पर लकीर होती थी और पलटने का तो कभी सवाल ही नहीं था। और वो कट्टर हिंदूवादी भी थे। तो मैं समझता हूँ ये कोई गलत काम तो है नहीं जिसके लिए उन्होंने हामी भरी थी कि मैं जा रहा हूँ। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सोलन के बाजार भी सजने लगे हैं। इस खुशी के पल को शहरवासी दिवाली की तरह मनाने जा रहे हैं। इस दिन शहर में दीपोत्सव होगा। शहर में जगह जगह भंडारे भी आयोजित किए जाएंगे। व्यापारी सुकेश गुप्ता का कहना है कि बाजार सजने शुरू हो चुके हैं और सोलन में ही नहीं पूरे देश में 22 जनवरी के दिन दिवाली पर्व यहां पर मनाया जाएगा। हमारे लिए बहुत ही हर्ष की बात है कि 500 वर्ष के बाद अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार हुआ है और उसमें श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है जो 22 जनवरी को है। उसी को लेकर हमने भी अपने संस्थान पर श्री भगवान का एक चित्र स्थापित किया है। उनके वो फूल चढ़ाए हैं, दीप जलाए हैं। उसके साथ साथ ही हमने यहाँ पर जो एक तरह से दिवाली मनाने की बात है, हमने अपने संस्थान पर लाइटें भी लगाई है और हम लोगों को एक संदेश भी देना चाहते हैं कि आप लोग भी बढ़ चढ़कर इस कार्य में आगे आएं और अपने घरों को सजाएं और भगवान राम के चित्र भी लगाएं। और इसके साथ साथ ही जैसा कि सभी को विदित है कि 22 जनवरी को एक बहुत बड़ी शोभा यात्रा सोलन में होने जा रही है। मैं सभी उन समितियों की तरफ से सोलन वासियों से और प्रदेश वासियों से
और आसपास के हमारे जितने भी पंचायत के लोग हैं सबसे एक प्रार्थना करना चाहता हूं कि 22 तारीख को होने वाली शोभा यात्रा में आप बढ़ चढ़कर अपने परिवार के साथ हिस्सा लें। कर्मचारी महासंघ के पूर्व राज्य अध्यक्ष गोपाल दास वर्मा ने कांग्रेस सरकार को जमकर घेरा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस सरकार से कर्मचारियों और पेंशनरों को उम्मीद थी वो उनके कल्याण के लिए नई योजनाएं लगाएंगे, ओपीएस प्रदान की जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसकी वजह से सभी कर्मचारी बेहद परेशान हैं। वहीं उन्होंने कहा है कि 31 जनवरी तक सरकार के रवैये को देखा जाएगा, उसके बाद 1 फरवरी से सरकार के खिलाफ अभियान छेड़ा जाएगा और जिसका असर लोकसभा में साफ दिखाई देगा। कुछ भी वादे पूरे नहीं हो रहे। 1 साल में तो एक भी पैसा कर्मचारी पेंशन को नहीं मिला और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और दूसरे जो कांग्रेस पार्टी के मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि जब जयराम की सरकार थी तो तब कुछ भी कर्मचारियों और पेंशन को कुछ नहीं मिला और कुछ भी जयराम सरकार ने नहीं किया। मैं तो ये इनको कहना चाहता हूं कि जयराम की सरकार ने कर्मचारियों को बहुत कुछ दिया, पेंशन को बहुत कुछ दिया और आप इस बात को देखिए कि पंजाब वेतनमान लागू किए जयराम ने और 50,000 हर कर्मचारी और पेंशन को उसका एरियर दिया और 5 सालों के दौरान जो अतिरिक्त महंगाई भत्तों की किस्तों का भुगतान होता रहा और इसके अलावा जो है चिकित्सा बिलों का भुगतान हर महीने कर्मचारी और पेंशनों को होता था। और सबसे बड़ी बात जयराम सरकार ने ये की कि जो 2 लाख पेंशनर हैं प्रदेश में उनको 5-10-15% का जो वित्तीय लाभ है वो दिया, जिसमें करोड़ों रुपए लगे। तो आप बताइए कि जयराम ने बहुत कुछ दिया है परंतु वर्तमान सरकार ने कर्मचारियों को एक भी पैसा नहीं दिया, ना तो एरियर दिया, ना तो अब देखिए 12% जो है अतिरिक्त महंगाई भत्तों की किस्तों का भुगतान होने के लिए पड़ा है, चिकित्सा बिलों का भी 25-26 करोड़ जो है पेंडिंग पड़े हैं। तो क्या दिया? कुछ भी नहीं दिया। अपना हिमाचल में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।